अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी बात करेंगे ज़रा चाइना की और चाइना के साथ इंडिया की, कि इंडिया और चाइना के किस तरह की टेंशन चल रही है और आगे कुछ बेहतरी आ रही है या ये चीज़ हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इस बारे में बात करेंगे। और इसी तरह के और टॉपिक्स जिसमें जाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पे भी बात होगी कि क्यों बार बार जो है वो, अगर कुछ भी होता है दोनों कंट्रीज में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, अगर इंडिया में भी कुछ होता है, कश्मीर में कुछ होता है, तो क्यों पाकिस्तान का नाम बार बार लिया जाता है, क्यों पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भारत जो है वो अपना कोई मसला हल नहीं कर सकता, चाहे वो इलेक्शंस हो या चाहे उनकी आम जो रोजाना की जो जिंदगी होती है उसमें हर चीज में पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व है। इस बारे में हम बात करेंगे। हमें जी आज ज्वाइन किया है इंडिया से वैभव सिंह जी ने, जो कि आपको मालूम है कि एनालिस्ट भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है अभी। ये ना कहिएगा कि जो आप लोग समझ रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं, असल में चाइना के साथ जो आपका झगड़ा चल रहा है, जो बॉर्डर पे जो टेंशन है, उसमें कुछ आगे हुआ है, कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है या उधर ही रुके हुए हैं? नहीं, देखिए प्रोग्रेस तो हुई है और आज चाइना ने अपना विड्रॉल भी शुरू कर दिया है। और इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल ने जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनसे बात करी थी और उनको कैटेगोरिकली ये चीज बोली थी कि आप विड्रॉ करेंगे तो आप विड्रॉ करें, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। और उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियरली बोला था। और उसके बाद चाइनीज साइड ने विड्रॉल भी किया और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट भी आ गया है कि हाँ, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। और उनका स्टेटमेंट कुछ मिक्स टाइप का था। उन्होंने कहा था कि हाँ, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी और साथ में ये भी कहा कि वी वांट टू फोकस मोर ऑन तिब्बत, हम तिब्बत पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं इस वक्त, तो हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चीज तो हो गई कि वो विड्रॉल हो गया। भारतीय सेना ने एक बार फिर तो पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया, इसका मुझे बहुत दुख है। और बहुत सारे आपके यहाँ के दिफाई तजिया निगार मोना आलम और कमर चीमा जैसे, जो कि ये सपने देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि वो लद्दाख चाइनीज वीजा पे जाना चाह रहे थे, उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और मीडिया में आके वो बातें कर रहे थे कि हम लद्दाख जाएंगे। देखिए, तो वो तो सपना पूरा हुआ नहीं। जाना, जैसा पाकिस्तानी दुनिया भर में मशहूर है बिना वीजा जाने के लिए अलग अलग मुल्कों में, तो मोना आलम को और कमर चीमा को भी बिना चाइनीज वीजा ही आना पड़ेगा लद्दाख, क्योंकि हिंदुस्तानी वीजा तो मिलने से रहा लद्दाख जाने के लिए। क्योंकि अगर वहां भेज भी दिया तो वहां जाकर के प्रोपेगेंडा ही करेंगे और कुछ करना नहीं है इन्होंने। तो ये आज की डेवलपमेंट है जो इंडो चाइना जो चाइनीज जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मुतालिक। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में या गलवान वैली में, ये या नेफा में, ये आज क्या नहीं है। मतलब पिछले 70-72 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फोर्सेस ट्रूप्स मोबिलाइज होती हैं, टेंशन्स बढ़ती हैं, कुछ कैजुअलिटीज होती हैं, फिर एक म्यूचुअल विड्रॉल हो जाता है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिफेंसिव ऑफेंस पे भी मैंने इस बात को मैंने कहा था। मेजर गौरव आरा के साथ हमारा एक वीडियो था, उसमें भी हमने यही चीज हम स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे थे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना विड्रॉ करेगा। क्योंकि चाइना को देखिए, चाइना को ये चीज पता है और स्पेशली वेस्टर्न पावर्स को ये चीज पता है कि पूरे रीजन में चाइना के जितने भी नेबर्स हैं, उन सभी नेबर्स में जो एक नेबर है चाइना का जो एक्चुअली में चाइना से हेड ऑन टक्कर ले सकता है, वो हिंदुस्तान है। और कोई भी चाइना का जो नेबर है, करीब 14 कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना की बाउंड्री लगती है और उनमें से करीब 21 के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह की एक्सपैंशनिस्ट पावर है। मोदी साहब ने भी जो वहां जाकर जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने एक लाइन, बहुत जो क्रूशियल लाइन उन्होंने बोली कि यह विस्तारवाद का युग नहीं है, ये विकासवाद का युग है। यानी कि विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिज्म। तो आप एक्सपेंशनिस्ट होकर के आप आज ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आज आपको डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, डेवलपमेंट पे ही काम चलेगा। तो चाइना को एक वो सिग्नल मिल गया था। और जिस तरह से अमेरिका ने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए थे और इंडिया को वेस्ट की तरफ से, यूएस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जापान की तरफ से
बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा था और मिलिट्री सपोर्ट मिलने की बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें नोटिस करने की थी कि इंडिया ने बैक ऑफ नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि चाइना ने, और ये दूसरी बार हुआ है। एक बार डोकलाम में ऐसा हुआ था कि इंडियन फोर्सेस ने विड्रॉ नहीं किया, और दूसरी बार ये हुआ है लद्दाख में। तो चाइना को और दुनिया में ये मैसेज गया है कि इंडिया ने चाइना के सामने 2 बार हेड ऑन जो है स्टैंड लिया है, और इंडियन आर्मी ने। और ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आएगा इसकी वजह से। लेकिन सुनने में तो यही आया है कि चाइना ने काफी टफ टाइम दिया है इंडिया को, और इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अगर आप अमेरिका की मिसालें दें या कुछ, तो वो तो जाहिर है उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, और जो वहां पे इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में, उससे उनको वोट भी चाहिए अमेरिकन सदर को, और जाहिर है उनको फंड्स भी चाहिए। उसका कुछ चक्कर हो सकता है, लेकिन आप लोग ज्यादा टफ टाइम नहीं दे सके। और दूसरा, जो मोदी जी अभी गए थे, आप जैसे बात कर रहे हैं लद्दाख पे जाके उन्होंने नारे भी लगाए हैं, लेकिन ये कि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। और चाइना को आप लोग क्या टफ टाइम दे रहे हैं? सिर्फ उसकी ऐप यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि जी इतनी हमने उनकी ऐप्स जो है 56 या 59 कुछ नंबर आया था कि वो हमने बंद कर दी है। क्यों उस पे आप लोगों ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की? और ये बात कैसे मान ली जाए कि चाइना को सिर्फ आप ही टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि चाइना इतना कमजोर नहीं है। चाइना के साथ हम अपने आप को कहाँ जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। आप जो कह रही हैं कि हमने उनको टाइम नहीं दिया, तो उन्होंने विड्रॉ क्यों किया है? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। अगर टफ टाइम आप किसी को देते हैं तो आपका ओपोनेंट विड्रॉ करता है, आप नहीं विड्रॉ करते खुद। और ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है, ये इनिशिएट चाइना की तरफ से हुई है, इंडिया की तरफ से नहीं हुई। ठीक है, अगर आप टफ टाइम देते हैं तो आप इंट्रूड करते हैं, आप कैप्चर करते हैं टेरिटरी, आप विड्रॉल नहीं करते। पहली चीज। दूसरी चीज की आपने कहा कि इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका हुआ बिकॉज उनकी इलेक्टोरल कंपल्शन है। देखिए, इंडिया के साथ मैं, आप मुझे एक मुल्क का नाम बताएं खुद को, मतलब पाकिस्तान को छोड़ करके, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो पाकिस्तान को छोड़ करके आप मुझे एक मुल्क का नाम बताएं जो कि इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसने चाइना की जो आइडिया था, जो चाइना का जो सपोर्ट था, उसको एंडोर्स किया। एक कंट्री का आप नाम नहीं ले सकते। कोई भी कंट्री चाइना के सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई, नॉट अ सिंगल वन। और इंडिया के साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, मतलब आप नाम लेते चले जाएं, ये फहरिस्त जो है, दुनिया कम से कम 10 से 15 मुल्क ऐसे थे जो कि, मतलब उन्होंने वोकल होकर के इंडिया का सपोर्ट किया और इंडियन स्टैंड का जो है उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन नहीं थी, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक और एक मतलब एक जियो पॉलिटिकल मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि इंडिया हैज द सपोर्ट ऑफ द ऑल द लीडिंग वर्ल्ड पावर्स एक्सेप्ट चाइना। रशिया रशिया जो कि इतना चाइना के मसले पे काफी ज्यादा सपोर्टिव होता है जब बात वेस्ट की होती है, रशिया ने भी चाइना का सपोर्ट नहीं किया। तो जब आप ये कहती हैं कि इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला, तो ये तो आप बहुत मतलब अजीब सी बात कर रही हैं। चाइना को तो उसका जो ऑल वेदर एलाई है रशिया, उसका भी सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी चीज, आपने कहा कि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं। देखिए, मुझे नहीं पता आपको ये चीज मतलब हो सकता है कि आपकी बात में कुछ वजन हो, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इंडियन जो वोटर बेस है वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि अमेरिका उस वोटर बेस को केटर करने के लिए एक वॉर में चला जाए। ठीक है, वो और जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में, वो मैं मानता हूं कि हाँ वो काफी एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में है उसका एक। लेकिन आप देखिए, जो इंडियन वोटर्स हैं वेस्ट में, वो डेमोक्रेट्स हैं। वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स हैं, वो हमेशा से मेजोरिटी आज भी डेमोक्रेट है। आप अभी इलेक्शंस होंगे, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट्स आएंगे, तो मेजोरिटी वोट्स आपको दिखेगा कि वो डेमोक्रेट्स को ही गए हैं इंडियंस के। तो 60-70% वोट्स जो है वो डेमोक्रेट्स को जाते हैं। तो वो उनका ट्रम्प का कोई ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन का कोई वोटर बेस है, इंडियन वोटर बेस, जिसको वो केटर करना चाहेंगे। जब 30% वोटर है आपका, आप कितना और गार्नर कर लेंगे? 10% और ऐड कर लेंगे, 20% और कर लेंगे, तो इट इज नॉट वर्थ द एफर्ट जिसको कहते हैं कि आप उसके लिए चाइना के साथ आप वॉर में जाए। चाइना का जो एक एक्सपेंशनिस्ट जो एजेंडा है, और जैसे खासतौर पे ये कोरोना वायरस के बाद जिस तरह से अभी आपने देखा रिसेंटली WHO ने स्टेटमेंट भी दी पहली बार, फॉर गॉड सेक, कि यार ये जो कोरोना वायरस है, चाइना इज द की कल्प्रिट। और चाइना ने सही समय पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी,
और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना कि आज दुनिया इतना सफर कर रही है। तो चाइना का जो एजेंडा है, वो जिस तरह से वो पूरा स्टेट ऑपरेट करता है, वो इतना एब्नॉक्शियस किस्म का है, इतना मतलब सिवाय पाकिस्तान के तो मुझे नहीं पता दुनिया में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई चाइना की तारीफ भी करता है दुनिया में, उनके रूल ऑफ लॉ की, या वो जिस तरह से उनका स्टेट ऑपरेट करता है। मैं चाइनीज लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जिस तरह से रूल करती है उस स्टेट को, वो उसको दुनिया में कहीं कोई पजीराई हासिल नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक का कोई ना कोई मतलब होता है। आजकल के जमाने में आप नहीं कह सकते कि जी अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, इंडिया से बड़ी मोहब्बत है, ऐसा नहीं होता। जो भी गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, उसका दूसरी कंट्री के साथ कोई ना कोई बिजनेस रिलेशन कुछ ना कुछ होता है। चाइना को हम दोस्त कहते हैं, दोस्त मानते हैं, लेकिन चाइना को भी पाकिस्तान से काम है, इस वजह से, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो या कुछ हो। तो आप लोगों को ये बात क्यों अच्छी नहीं लगती या क्यों इतनी बुरी लगती है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं? आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि वो चीज जो है वो आपके लिए भी हो सकता है कोई फायदा दे जाए अगर वो पोर्ट बन जाए, ग्वादर पोर्ट? गली हो या स्टेडियम, क्रिकेट खेलने का हक सबका है। इसी तरह बिजनेस ऑनलाइन ले जाने का हक भी सबका होना चाहिए। नहीं, ग्वादर पोर्ट तो बन गया है ना, वो ग्वादर पोर्ट तो मुकम्मल हो गया है। और ग्वादर पोर्ट से दूध और शहद की नदियां बहनी थी, बस वही नहीं शुरू हुई अभी। देखें अब कब कब वो शुरू होती है। ग्वादर पोर्ट तो रहा नहीं कब का बन के तैयार खड़ा है। और आपके यहाँ पे अब सीपेक का जो चेयरमैन थे, मतलब हैं, वो भी आपने एक पुराने कोर कमांडर लगा दिए हैं। और वो कोर कमांडर क्या होता है साहब, बलूचिस्तान के वो मतलब आर्मी कमांडर भी थे, जनरल आसिम बाजवा। तो आसिम बाजवा था, अब वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी हो गए मीडिया के ऊपर, एक्स डीजीआई भी रह चुके हैं वो। तो आसिम बाजवा साहब ने तो वो तो रोज ट्वीट्स करते रहते हैं, वीडियोस कि देखें ये रोड्स बन गई हैं, वो रोड्स बन गई। हालांकि आपके ही हमारे दोस्त हैं फकर यूसुफ जई साहब, वो उनको बताते रहते हैं कि ये बहुत घटिया काम हुआ है, इसमें बहुत घटिया गिट्टी इस्तेमाल हुई है, बहुत घटिया चारकोल इस्तेमाल हुआ है। तो फकर साहब को बोले कि थोड़ा बच संभल के रहें, किसी ने ट्वीट अगर उन्होंने पढ़ लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी उनको। तो ये तो रिपोर्ट कार्ड तो मैं नहीं दे रहा हूँ। और जरा मुझे बताए कि देखिए ग्वादर से हमें क्या बेनिफिट होना है। हमने तो आपको वो ऑफर दिया था, हमने अफगानिस्तान ने, हमने सबने बोला था कि आप हमारा जो इंडिया का जो ट्रेड रूट है टू सेंट्रल एशिया, इंडिया ने चाबहार में जाकर के पोर्ट बनाया। ठीक है, इंडिया को जरूरत नहीं थी चाबहार में पोर्ट बनाने की। अगर आप एक पड़ोसी की तरह, एक बोलते हैं ना कि एक आइडल पड़ोसी की तरह अगर आप बिहेव कर रहे होते, इंडिया को जरूरत नहीं थी। इंडिया के पास ऑलरेडी रूट था कि इंडिया से आप वाया पाकिस्तान होते हुए आप अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एक्सेस कर सकते थे। लेकिन आपके यहाँ की जो आपके यहाँ जो डीप स्टेट है, जो रियासत है आपकी, जो स्टैब्लिशमेंट है, पाक फौज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो उस चीज पे कभी एग्री नहीं किया उन्होंने। ठीक है। और ये तो मतलब जब वाजपेयी साहब आपके यहाँ गए थे उस समय भी इस पे बात हुई थी, आपके यहाँ रोड्स भी बनी थी। अपने खुद के आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ को आपके यहाँ की डीप स्टेट ने निकलवा दिया पाकिस्तान की पावर से, सिर्फ इसलिए बिकॉज ही अग्रीड, उन्होंने अग्री कर लिया था उस ट्रेड रूट के लिए कि इंडिया को एक्सेस मिलेगी सेंट्रल एशिया जाने की वाया पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान, इंडिया को तो छोड़ दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता था। सिर्फ उस ट्रेड रूट से पाकिस्तान को जितना पैसा मिलना था, वो पैसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन वो स्टैब्लिशमेंट नहीं करने थे बिकॉज स्टैब्लिशमेंट को उसमें कोई बेनिफिट नहीं था। ग्वादर पोर्ट में जो प्रोजेक्ट्स आए, उसमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन हुई, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वॉल्व हुई, उसमें जो बोर्ड्स बने, उस बोर्ड के जो मैनेजमेंट टीम बनी, उसमें जो फौजी बिठाए गए और फिर उन्होंने जो अरबों कमाए हैं। और आपकी जो फौज जो अलग अलग बिजनेसेस करती है, जो सीमेंट बनाती है, सरिया बनाती है, रोड़ी गिट्टी, सारी चीजें फौज ही बनाती है, उन्होंने जो माल सप्लाई किया उसमें जो उन्होंने पैसे खाए, तो ये इसमें पैसा ज्यादा था। तो फौज ने हमेशा उसको प्रेफरेंस दी कि नहीं हम इसको नहीं करेंगे, हम वाया वहां से कमाएंगे। तो फिर मुशर्रफ उस पर भी एग्री हुआ। और अगर मैं बता दूं कि सीपेक की शुरुआत मुशर्रफ ने करी थी, तो फिर मुशर्रफ ने जाकर के वो शुरू किया। बट मुशर्रफ वाज आल्सो कीन कि ठीक है वो तो चलेगा, लेकिन साथ में हम ये रूट भी खोलेंगे। ठीक है। और उस समय में बड़ी रोड्स बनी थी, आपको पता होगा कि सिंध में भी काफी रोड्स बनी थी, जो कि थरपारकर होते हुए जो इंडिया में एंटर करती थी।
वो रोड्स आज वो बनी तब की है और आज तक वो रोड्स खुली नहीं है। और आप अपने यहाँ के आपके सहाफी हैं, मैं चाहूंगा कि कोई सहाफी आपके यहाँ जाकर कभी उसके ऊपर रिपोर्ट करे, उसके ऊपर कोई स्टोरी करे कि ये जो उस समय में जो बिलियंस ऑफ रुपीज जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के लगे उन रोड्स पे, जो कभी यूज नहीं हुई, आखिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी। तो ये सीपेक आपने बनवा रहे हैं, ग्वादर आप बना ले, सीपेक से देखते हैं क्या निकलता है, क्या चूचू का मुरब्बा। अब मैं कहता हूँ कि बोलते हैं ना कि पूत के लक्षण पालने में दिखने लगते हैं, तो सीपेक ने अभी तक क्या दिया है? एक कोई छोटी सी चीज बता दे कि भाई सीपेक से हमको ये छोटे सा बेनिफिट हुआ है। कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो सीपैक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो बन ही रहा है। आप अभी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और फिर जाहिर है चाइना अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इतना पैसा लगा चीन दे चीन का फायदा है। तो फिर जिसका भी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का फायदा ना हो। और जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया ने हमेशा ऑफर की और ये सब कुछ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो अगर दोनों कंट्रीज का फायदा होता तो क्यों ना करते? क्योंकि हम वैसे भी ट्रेड तो करते रहे इंडिया के साथ लाख झगड़ा हो, लेकिन ट्रेड तो कभी नहीं रुका। चीजें यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाती रहती हैं, आपको मालूम होगा। नहीं, क्या ट्रेड होता है? मेरे ख्याल से 2 बिलियन 3 बिलियन का ट्रेड है। तो 2-3 बिलियन उससे ज्यादा ट्रेड हम श्रीलंका और नेपाल से कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेड है वो बेसिकली ये आपका ये सब्जियों का, मसालों का, ये बहुत छोटे लेवल पे ये जो ट्रेड होता है यही सब होता है, और नमक का है। तो और इससे ज्यादा कोई भी ट्रेड नहीं है हमारा पाकिस्तान के साथ। और तीसरी चीज ये है कि देखिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ना, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी पसंद नहीं रहा है। इंडिया ने अगर आप देखें हिस्टोरिकली, हमेशा जो इंडिया की तरफ से बात हुई है वो यही हुई है कि आप पीपल टू पीपल, क्योंकि जब तक आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं बढ़ाएंगे, रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं होंगे। सिर्फ गवर्नमेंट्स के चाहने से चीजें नहीं बदलती है। आवाम का जो एक माइंडसेट होता है, लोगों का माइंडसेट होता है, वो बदलना बहुत जरूरी होता है। तो और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा जो है ऑब्जेक्शन रहा है कि उसको पता है कि उसका जो नैरेटिव है, जनरल जियाउल हक ने कहा था, ठीक है, इफ वी आर नॉट पाकिस्तानी देन व्हाट आर वी, सेकंड क्लास इंडियंस। तो ये जो जो रियासत ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, जो आपके यहाँ टेक्स्ट बुक्स में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, जो कि एक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू जो माइंडसेट जो रियासत एंडोर्स करती है, किताबों में, निसाब में बच्चों को पढ़ाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पंजाब में और बाकी जगहों पे, वो क्यों, उसका एक रीजन है वो वहां पे क्यों डाला गया है, क्योंकि बिकॉज जो रियासत है वो सरवाइव ही उसी पे करेगी। अगर वो नैरेटिव खत्म हो जाता है तो देयर इज नो नैरेटिव लेफ्ट, देयर इज नो रीजन लेफ्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजूद के होने का कोई दूसरा रीजन ही नहीं है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करती है, इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, ट्रेड बढ़े। आज मईशत की हालत खराब है तो बाजवा ने बड़ी बातें करी कि नहीं, हम तो इस पे भी बात करेंगे, हम तो उस पे भी बात करने को तैयार है। पिछले 2-3 साल से ये चल रहा है कि बाजवा और इमरान एक पेज पे हैं, एक रियासत और इदारे एक पेज पे। तो ये सब एक पेज पे, ये इससे चल रहा है मईशत की हालत खराब है। कल को मईशत की हालत ठीक हो गई तो रियासत ने फिर वैसे ही बिहेव करना। और ये अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं है, ये इंडियन जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो स्टेट है, जो थिंकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनके अंदर ये चीज, इस चीज का रियलाइजेशन है। बिकॉज कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो बिकॉज आप देखे ना, 1947-48 में किसने हमला करा कश्मीर में? कबायली किसने भेजे? पाकिस्तान ने भेजे। इंडिया ने तो वहां कोई फोर्सेस, इंडिया ने तो फोर्सेस तब भेज दी जब महाराजा ने एक्सेशन की ट्रीटी साइन कर दी। नहीं तो इसको सुन लें, ठीक है। एग्रेशन सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ 1947-48 में। 70s में आप चले आए, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसकी जब रेफ्यूजीज पोर इन होने लग गए इंडिया में, मिलियंस की तादाद में बांग्लादेशी आने लग गए, तब इंडिया को वहां इंटरवीन करना पड़ा। उसके ऊपर दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। अमेरिकन, ब्रिटिश, आप मीडिया जाकर के रिपोर्ट्स देख लें, उस समय की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड न्यूज आर्टिकल्स मौजूद हैं। उसके बाद आप आ जाएं खालिस्तान में इंसर्जेंसी जिसने शुरू करी, ठीक है, खालिस्तान की नाम की इंसर्जेंसी, जनरल हमीद गुल ऑन रिकॉर्ड है, खालिस्तान के ऊपर उन्होंने ये चीज की थी। जनरल जियाउल हक की ये स्टेटेड पॉलिसी थी, ठीक है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स,
ठीक है, ये जो पॉलिसी थी ये मैंने नहीं बनाई है, ये जियाउल हक की स्टेटेड पॉलिसी थी, ठीक है, टू ब्लीड इंडिया। इंडिया में 92 के बॉम्ब ब्लास्ट किसने कराए? बॉम्बे के। उसके बाद तो फिर मतलब एक पूरी लिस्ट है। उसके बाद 99 में कारगिल में आ जाए, पहले डिनायल आया कि नहीं भाई हमारा कारगिल से कोई लेना देना नहीं है। कारगिल से कोई लेना देना नहीं है, जरा मुझे ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है, तो उसमें जनरल मुशर्रफ ने उसका जो एलिगेशंस इंडिया के थे, क्या उन्होंने एडमिट करे कि नहीं कि हाँ हमने फौज भेजी थी, हमने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वाले भेजे थे। नसीम जहरा आपके यहाँ की वो है, साफी हैं, उन्होंने कारगिल के ऊपर किताब लिखी है। उन्होंने अपनी क्या किताब में वो चीजें नहीं लिखी कि कितने फौजी हमारे मारे गए और मुशर्रफ का क्या प्लान था, सारी चीजें, ठीक है, और हमने अपनी बॉडीज क्लेम नहीं करी, ठीक है, सोल्जर्स की। क्या फिर उसके बाद आप आ जाएं, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक्स हुए दुनिया भर के, देखिए इंडिया में फिर उसके बाद भी दुनिया भर के टेररिस्ट अटैक्स हुए। तो आप एक पूरे हिस्ट्री देखते हैं, जब आप पाकिस्तान में बैठ के चीजों को एनालाइज ना करें, आप इंडियन साइड में बैठे और फिर यहाँ से बैठ करके ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है पिछले 72 साल के जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज का रियलाइजेशन होगा कि चीजें जितनी जो सिंपलिस्टिक पाकिस्तान में लगती है ना कि इंडिया ही सब कुछ कर रहा है और इंडिया जानबूझ के कर रहा है और इंडिया बात नहीं करना चाहता, इंडिया अमन नहीं चाहता, तो आप ये सारी चीजें भी तो देखें ना। ये जो सारी इवेंट्स हैं, इनके बाद कौन सा मुल्क है दुनिया में जो अमन की बात करेगा? वो तो पहले एहतसाब की बात करेगा नहीं कि भाई जिन्होंने ये काम किए हैं, पहले आप उनको उनके साथ आप इंसाफ कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके यहाँ से अंदर से भी आप लोगों के यहाँ से अगर कोई किस्म का प्रॉब्लम होता है, सारे वो आप सबके सब उठा के पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं। आपके यहाँ अगर कोई ब्लास्ट होता है, कोई टेरर अटैक होता है, तो वो आपके अंदर इंडिया में बहुत सारी इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं और इस तरह की बहुत सारी तहरीकें हैं जो लोग अलग होना चाहते हैं या किसी और वजह से। कश्मीर में भी वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि जो जितनी भी आपने फौज लगाई है वो हट जाए, वो अपने मर्जी से रह सके, उनको ये राइट मिले कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, भारत के साथ रहना है या इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन इस चीज के ऊपर ना पाकिस्तान सुनने को तैयार है, ना भारत सुनने को तैयार है। कश्मीरियों की बात कोई दोनों में से नहीं सुन रहा, जो मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन जो जितने अटैक्स और टेरर अटैक्स और जो कुछ होता है भारत में, आप कह देते हैं कि जी ये पाकिस्तान करा रहा है और पाकिस्तान जब तक ये नहीं रोकेगा हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो कुछ होता है, किसी किस्म का अटैक अभी कराची में भी जो हुआ था, आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसके लिए कहा गया जी इंडिया इन्वॉल्व है। उसके लिए तो बल्कि वो चीमा साहब ने तो शायद मेजर गौरव को टाइटल भी दे दिया था कि उन्होंने करवाया है। तो वो इस तरह की चीजें हम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं और कोई चीज क्लियर नहीं हुई आज तक, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, ना पाकिस्तान ने ना भारत ने। दोनों बस कहते हैं कि जी उन्होंने किया, हम कहते हैं उन्होंने किया, और जो उस वक्त बातें कर रहे होते हैं हमारे जो एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनकी बात से तो जाहिर है यही लगता है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। यही चीज आपके यहाँ होती है। तो इस चीज में से कैसे और कब निकलेंगे? क्योंकि आपके यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो हरगिज आप सारा ब्लेम पाकिस्तान पे नहीं दे सकते। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है अभी से नहीं हो रहा, सालों से हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं पीछे हटते कश्मीर में? देखें, मुशर्रफ साहब जो आपके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं और आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, आपके पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनकी क्लिपिंग्स निकाल लें। और उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कैसे लेट 80s में जो है आपकी एजेंसीज ने कश्मीर में आर्म सप्लाई किए, बॉम्ब सप्लाई किए, उनको JKLF नाम की तंजीम बनाई और उनको वो पीओके में लेके आए और पीओके में कैंप्स बनाए गए और ISI ने उनको ट्रेन किया और उनको मुजाहिदीन बना करके वापस भेजा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ब्लेम कर रहा है, ना मैं ब्लेम कर रहा हूँ ना इंडिया ब्लेम कर रहा है। ये आपके यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये चीजें कही हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इकबालिया बयान है उनका। दूसरी चीज, आप आ जाएं, आप कह रहे थे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक होते हैं या कुछ भी होता है तो आप हमेशा ब्लेम हमारे ऊपर देते हैं। जरा मुझे ये बताएं कि क्या मुशर्रफ साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज नहीं लिखी थी कि कश्मीर कारगिल पे जो हमला हुआ था वो हमने किया था, हमने जो है अपने आर्म्ड सोल्जर्स को जो है इर्रेगुलर्स बना करके वहां भेजा था, कि ये सारी चीजें जो है सुन लें। और खालिस्तान के ऊपर जनरल हमीद गुल ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, क्या वो मतलब हमीद गुल ने क्या नशा करके दी थी? उन्होंने पूरे होशो आवाज में बैठ करके पाकिस्तानी मीडिया पे ये चीजें कही थी, ठीक है। जियाउल हक की जो पॉलिसी थी, जियाउल हक ने क्या वो पॉलिसी अपनी क्या पब्लिकली कभी उसके बारे में बात नहीं करी थी? उनके जितने भी क्लोज एड्स थे आपके यहाँ, जो भी फॉर्मर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें
आप मुझे मत ब्लेम दे कि इंडिया कहता है या मैं कहता हूँ। ये सारी चीजें आपके यहाँ के फॉर्मर सीनियर ऑफिसर्स और आपके यहाँ जो जो प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने, नवाज शरीफ ने क्या बोला था सिरिल अलमीडा को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसके ऊपर बवाल हुआ था, सिरिल अलमीडा को उन्होंने यही दिया ना कि क्या हमें 15 बंदे बॉम्बे भेजने चाहिए थे, ठीक है, कि वो वहां जा करके ये दहशतगर्दी करते, ठीक। तो ये सारी चीजें, अब आप ये कहें कि आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी झूठा है, आपका फॉर्मर आर्मी चीफ भी झूठा है, आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट भी झूठा है, सारे झूठ बोल रहे हैं। आज का जो DGI-SPR बोल रहा है बस वही सही है, ठीक है। जो कल को जाकर के अगर ये भी किताब लिख देगा कि नहीं वो तो झूठ बोल रहे हैं, जो आज है वो सही बोल रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है, ये सारी चीजें मेरी एक्विजिशंस नहीं है, ये आपके यहाँ पे लोगों ने एडमिट किए हैं ये फैक्ट्स, ठीक है। आप ग्रे लिस्ट में हैं, तो आप ग्रे लिस्ट में FATF की इसलिए हैं बिकॉज जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने ये चीज पाई कि भाई आपके यहाँ जो रियासत है वो दहशतगर्दों को, या दहशतगर्दी में जो फाइनेंसिंग होती है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर रही है। दहशतगर्दों को फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान एक इट्स अ सेफ हेवन। आपके यहाँ कराची में, लाहौर में, पिंडी में और मुख्तलिफ शहरों में जो डोनेशन बॉक्स लगे होते हैं कश्मीर जिहाद के लिए, उसके डब्बे के ऊपर लिखा होता है कश्मीर जिहाद के लिए, एक डब्बे पर लिखा होगा सीरिया में जिहाद के लिए, फला मुल्क में अफगान जिहाद के लिए। तो आम पब्लिक जाकर उसमें चंदा डालती है, 1 रुपए 2 रुपए 100 रुपए, जिसको जितना डालना होता है। दरगाहों के बाहर ये इस तरह के बॉक्सेस लगे होते हैं, वो वीडियोस अक्सर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और FATF में ये सारे की सारी वीडियोस, ये फोटोग्राफ्स एज अ प्रूफ जाती हैं कि आप देखें कि ये किस तरीके से वहां पे ये फंडिंग हो रही है। इसको स्टेट ने कंट्रोल नहीं किया, इसलिए पिछले 2 साल से आप स्ट्रगल कर रहे, इतना स्ट्रगल करने के बावजूद आप FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज जो मेजर्स लेने चाहिए ऑन ग्राउंड वो कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं ले रहे हैं। जबकि आपके पास सब, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ आपका सपोर्ट नहीं है, आपके पास चाइना का सपोर्ट है, टर्की का सपोर्ट है, मलेशिया का सपोर्ट है, 3 मुल्कों का सपोर्ट है आपके पास, और ये वो मुल्क हैं जो बाकी मुल्कों को भी अलाइन कर सकते हैं अपनी तरफ, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑन ग्राउंड एक्चुअली में कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो हो रहा है वो बहुत सिंथेटिक किस्म का हो रहा है। तो दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग हो, उनके टेरर कैंप्स हो, यूनाइटेड नेशंस में जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें 50 से ज्यादा तंजीमें जो यूनाइटेड नेशंस में डेजिग्नेट हुई हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं, वो पाकिस्तान में है। तो आखिर ये ऐसा कैसे है? तो यानी जिस यूनाइटेड नेशंस की आप दुहाई देते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर 1948 का, उसमें इंडिया जो है वो काम नहीं कर रहा है, इंडिया को उसको मानना चाहिए, तो हम तो मान लेंगे, चले ठीक है। पहले आप खुद तो यूनाइटेड नेशंस का एहतराम करें। हाफिज सईद को यूएन ने डेजिग्नेट करा ग्लोबल टेररिस्ट, मौलाना मसूद अजहर को यूएन ने डेजिग्नेट करा ग्लोबल टेररिस्ट, और वो आपके यहाँ पे आज भी घूम रहे हैं। क्या उनके हाफिज सईद ने तो साहब ने पिछला इलेक्शन भी लड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें ऑन ग्राउंड है। आप जो कह रही है, मैं जो कह रहा हूँ, हम अपनी हुब्बुल वतनी की वजह से बहुत सारी मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं, ठीक है, बट ऑन ग्राउंड इनका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से। देखें, एक तो ये कि मैं उसकी कारगिल वॉर की बात नहीं कर रही थी, मैं जो आम आपके यहाँ अटैक्स और जो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं मैं उसकी बात कर रही थी। और उसमें कश्मीर में से अगर कोई निकलता है तो वो वहीं के पैदा, उनके बाप दादा वहीं के पैदा, तो उनका ऊपर आप पाकिस्तानी होने का लेवल कैसे लगा सकते हैं। दूसरा, हाफिज सईद की आपने बात की, हाफिज सईद तो काफी दिन हुए हैं कि वो बंद हुए हैं, उनको तो जो अदालत ने फैसला दिया है उसके ऊपर उनको हमने अरेस्ट करके बंद कर दिया। जब तक आगे कोर्ट कोई जजमेंट नहीं पास करती तो उनको कोई हम फांसी तो नहीं लगा सकते, खुद से तो हम ले जाके उनको नहीं लटका देंगे जब तक कि उनको प्रॉपर्ली जो है वो कहीं से अदालत से उनको कोई सजा ना हो। तो वो एक अलग चीज है। बाकी जो खालिस्तान मूवमेंट है वो तो आपके यहाँ चलती ही रहती है और अभी भी कहीं ना किसी कॉर्नर में अभी भी चल रही होगी, और वो अकेली नहीं चल रही है। उसके साथ आप लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कुछ और भी शुरू कर दिए हैं, जो डेली प्रोटेस्ट था और सारा कुछ था। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि अगर हम पुराने जख्मों को ही खुरचते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और जहां तक आपने कहा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, यहाँ पे पाकिस्तान में कि दुनिया का कहीं का भी वीजा मिल सकता है, इंडिया का वीजा मिलना मुमकिन नहीं है आसानी से। ये क्यों है कि हम अमेरिका का वीजा भी ले सकते हैं, हर जगह का वीजा मिल जाता है। बहुत से मेरे जान पहचान वाले लोग हैं जो कहते हैं जी इंडिया के लिए वीजा नहीं मिलता। तो रुकावट तो आप लोगों ने खुद डाली हुई है, आप लोग खुद नहीं चाहते कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लोग जाएं
और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि लोग वहां जाते हैं तो आप उन्हें पकड़ के कोई जासूस बता देते हैं, ये इस वजह से भी लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आप पुरानी चीजों को लेके बैठे रहेंगे और फिर आप इस तरह से ना वीजा देंगे ना कुछ करेंगे और फिर आप कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि आप पाकिस्तान का बायोडेटा दे रही थी, बिकॉज बातें आपने सारी वो करी हैं जो पाकिस्तान करता है। लेकिन इंडियंस को पकड़ करके उनको जासूस बताने का काम तो अभी आपने, ये तो काम आपने नया 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 क्या पुराना है, आपने सरबजीत को साथ वैसे ही किया था, फिर आपने कुलभूषण जाधव के साथ वो किया। खैर ठीक है, वो छोड़ दे आप, वो मौजूद नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि आपके कौन से दोस्तों ने इंडिया के लिए वीजा अप्लाई किया था और इंडिया ने वीजा नहीं दिया था? जो आपके यहाँ जो जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको मंसूख आपकी हुकूमत ने करा। जब लास्ट ईयर आपके यहाँ से आपकी गवर्नमेंट ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था और अपने जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था उनको वापस बुलाया था यहाँ से, तो इंडिया ने तो नहीं बुलाया था, इंडिया तो वहां ऑपरेट कर ही रहा था। और फिर ये था कि एम्बेसडर के लेवल पे नहीं कर रहा था, डिप्टी एम्बेसडर के लेवल पे कर रहा था, या उस एक जूनियर लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे म्यूचुअली। तो वो चीज है। और मुझे, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तान से, वो हिंदुस्तान आते रहे हैं, हमेशा आते रहे हैं, और पिछले 1 साल से नहीं आए हैं, बिकॉज पिछले 1 साल से रिश्ते थोड़े कशीदा है। वो भी जिसकी शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी, हमारी तरफ से नहीं हुई थी। बाकी हमारे दोस्त तो हमेशा आते रहे हैं यहाँ पे, दुनिया भर के आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर के इल्म अदब से जुड़े, की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, शायर रहे हैं, अदीब रहे हैं, वो आते हैं हमेशा। बहुत सारे सहाफी हमारे दोस्त हैं, वो आते हैं। तो ये आपको जिसने भी ये खबर बोली कि इंडिया का वीजा नहीं मिलता, वो फेक न्यूज है। दूसरी चीज, आपने जो बात कही कि हम माजी को कब तक पढ़ के बैठे रहेंगे, हिस्ट्री में कब तक उलझे रहेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, माजी को जब तक आप माजी के जो इश्यूज हैं उनको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज आप मतलब ये कंफर्म है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप बैठ करके ये डिसाइड कर सकते हैं, चले ठीक है, जो मसले बड़े हैं, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उनको सॉल्व आज नहीं कर सकते, हम उनको 10 साल बाद इस पे बात करेंगे, हम 15 साल बाद इस पे बात करेंगे। तब तक हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे छोटे इश्यूज हैं, जो तुरंत फटाफट सॉल्व हो सकते हैं, हम उनको रिजॉल्व कर लेते हैं और एक ट्रेड शुरू करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ओपन करते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स, हम जो हमारे बड़े जो इशू हैं, हम उनको तब देखेंगे कि हाँ, उनको कैसे एड्रेस करना है। तब तक दोनों तरफ पे एक जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है इलेक्टोरल कॉलेज का, वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। और मैं आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि ये तरीका इंडिया की तरफ से प्रपोज भी किया गया नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ ने इस पे अग्री भी किया। ठीक है, फिर ठीक है, कश्मीर का इशू तुरंत नहीं सॉल्व हो सकता है, हम इस पे हम इसको 10 साल बाद सॉल्व करेंगे, 15 साल बाद सॉल्व करेंगे। हमारे जो करंट इश्यूज हैं हम उनको सॉल्व करें, हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएं, और इन सारी चीजों को उन्होंने एंडोर्स किया। और उसके बाद क्या हुआ, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। ठीक है, और मतलब मरने मारने को जान बचा के भागना पड़ गया, वरना ऑलमोस्ट तो मार ही दिया था नवाज शरीफ को। तो ये चीज देखिए, आपका जो स्टैब्लिशमेंट है, वो स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में उसकी मर्जी के बिना पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होता आगे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। तो मैंने आपसे पहले भी, जब हमारी आपसे बात हुई है, तो मैंने आपसे कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अमन की चाबी है ना, वो इंडिया के पास नहीं है, ना इंडिया के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना किसी के पास है। वो चाबी आपके यहाँ पे GHQ रावलपिंडी के पास है, क्योंकि GHQ रावलपिंडी अगर आज चाहेगी कि आज अमन हो जाए, तो मुशर्रफ आकर के आगरा में ताजमहल के सामने अपनी बीवी के साथ बैठ के फोटो भी खिंचा लेगा और दुनिया भर की सारी चीजें हो जाएंगी। और GHQ रावलपिंडी अगर नहीं चाहता, तो अगर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी अगर नवाज, तो उसको मोदी का यार और गद्दार बना करके ऑलमोस्ट जान से मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। आप अगर फैक्ट्स को नजरअंदाज करेंगे तो आप कभी भी सही डिसीजन आप ले ही नहीं सकते, या कभी भी सही एनालिसिस अपनी ऑडियंस को नहीं दे सकते आप। लेकिन एक चीज देखिए ना वैभव जी, आपके यहाँ का जो मीडिया है, ठीक है, आपके थोड़े से आपके मीडिया की तरफ चलते हैं, वो जब बात करेगा तो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही इंसल्टिंग वे में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लेंगे, बार बार भिखारी, कटोरा खान, ये वो। आप हमारे यहाँ देख लें, हम लोग कभी, जो हमारे पैनलिस्ट जाते हैं वो भी कभी बदतमीजी नहीं करते। ठीक है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें पसंद हो ना पसंद हो वो एक अलग चीज है, लेकिन वो एक प्राइम मिनिस्टर है।
तो इसी तरीके से जब आपका मीडिया बात करता है और बार बार ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो लोन्स पे चल रहा है, फंड ले रहा है, तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं होती, छोटी कंट्रीज होती है, वो तो अक्सर लोन्स पे चल, कौन सी नई बात है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे चलती हैं। लेकिन उसमें इस तरीके से टर्म्स और खराब होंगे ना अगर आप किसी के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से मुखातिब करेंगे। बेशक मैं ये नहीं करेंगे सब यहाँ पे उन्हें बहुत पसंद करते हैं या सब उनके साथ है, नहीं, हमारे यहाँ भी अपोजिशन है, हमारे यहाँ भी बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो इमरान खान साहब को नहीं पसंद करता, लेकिन पसंद करे या ना पसंद करे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमें उनका नाम जो है वो रिस्पेक्टली लेना होगा। इसी तरह से आप लोगों को जब हम किसी का बता दें आप मुझे कि किसी पैनलिस्ट ने उठ के कोई गलत बात की हो या गलत तरीके से नाम लिया हो, हाँ ठीक है, पॉलिसीज पे बोलते हैं, सब बोलते हैं, चीमा साहब हो चाहे जो, लेकिन आप लोग हमेशा इस तरह से क्यों बात करते हैं? आपकी ट्वीट्स भी कुछ इसी किस्म की होती हैं आप लोगों क्या की? देखें, इसकी शुरुआत भी आपके यहाँ से ही हुई थी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम थे। तो उस टाइम पे आप अपने यहाँ की न्यूज डिबेट्स उठा के देख लें, आपके यहाँ के पैनलिस्ट जो है और मतलब बहुत सारे न्यूज एंकर्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो बैठ करके नरेंद्र मोदी को दरिंदर मोदी और उनको कास्टिस्ट बातें कि वो तेली है और ये है और वो है, इस तरह की बहुत सारी बातें, ठीक है। और मैं बाकी चीजें नहीं बोलना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता है अपने, वो बोलते हैं ठीक है, बट मैं नहीं कब वो वर्ड्स यूज करूंगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें वो यूज करते थे, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में उस समय इंडिया में इस तरह की कोई भी बात नहीं यूज होती थी, क्योंकि पहली चीज इंडिया में कोई पाकिस्तानी मीडिया ज्यादा देखता नहीं, और दूसरी चीज की ये इंटरेस्ट भी नहीं था लोगों का। ये वर्ड्स इमरान खान के लिए ही स्पेशली क्यों यूज होते हैं जो नवाज शरीफ के लिए यूज नहीं होते थे? उसका रीजन ये है कि इमरान खान ने, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जिस तरह से पोस्चरिंग करी है अपनी, और वो जिस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं खुद ट्विटर के ऊपर, ठीक है, अपने एक फेलो प्राइम मिनिस्टर के लिए कि फासिस्ट, मर्डरर और इस तरह की दुनिया भर की चीजें, हिंदुत्व और पता नहीं क्या क्या, आरएसएस, दुनिया भर की चीजें जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। ये मतलब डिप्लोमेटिकली तो छोड़ दें, ये एथिकली भी गलत है। तो और आप डेली बेसिस पे ये काम करते हैं, ठीक है। मोदी साहब ने भले कभी पलट के जवाब नहीं दिया, वो देंगे भी नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इमरान खान जैसों का टाइम का जवाब देते फिरे। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इमरान मोदी साहब के बारे में उस शख्स ने ये डेली बेसिस पे ये ट्वीट्स करते हैं। आप चले जाएं, आपको कल का भी मिल जाएगा, परसों का भी मिल जाएगा, वो डेली का उसका डेली रूटीन में है कि वो चार्ट में बनाया हुआ कि एक ट्वीट करना है, ठीक है। तो जब आप खुद करते हैं तो आप खुद प्रोवोक कर रहे हैं ना इंडियन मीडिया को। मोदी साहब जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये थोड़े कि इंडिया में बाकी कोई नहीं है जवाब देने वाला। फिर लोग उस चीज को पर्सनली लेते हैं, जैसे आपने कहा ना कि हम उनको पसंद नहीं करें लेकिन हम उनका नाम इज्जत से लेंगे। तो फिर इंडिया में भी जो सहाफी है वो भी यही सोचेंगे ना कि भाई हम मोदी साहब को सपोर्ट करें ना करें, लेकिन वो हमारे वजीर आजम है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई उनके बारे में इस तरह की नाजेबा जबान का इस्तेमाल करता तो फिर हम भी उसे कटोरा खान बोलेंगे, ठीक है, फिर हम भी उसे भिखारी इमरान बोलेंगे, ठीक है, हम भी उसे चरसी बोलेंगे। तो यार ठीक है, अब वो चीज आपने शुरू करी है ना, आप नहीं करते तो ये इस तरह के अल्फाज कभी नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं यूज हुए, जरदारी के खिलाफ नहीं यूज हुए, ठीक है, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे आपके यहाँ, गिलानी साहब के लिए कभी यूज हुए नहीं हुए। तो ये जो चीजें हैं ये इमरान ने खुद ने शुरू की है। जो आपके यहाँ यूथिये होते हैं, तो यूथियों में और इमरान खान ही तो एम्बेसडर है ना यूथियों का, वही तो लीड करता है ना फ्रॉम द फ्रंट। जैसे उसने नवाज शरीफ को, जब नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था और वो इमरान खान कंटेनर पे खड़ा होकर के जब बातें करता था तो क्या बोलता था, ओए नवाज शरीफ, ठीक है। आपके मैं गलत कह रहा हूँ ये बात? क्या इस तरह से अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान ने एड्रेस नहीं करा था? तो इमरान खान खुद बदतमीज है, उसने अपने मुल्क के वजीर आजम पर बदतमीजी करी, खुद वजीर आजम बना तो अपने जो फेलो वजीर आजम है उनके साथ बदतमीजी करता है वो। जब आप इतना खुद करते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए ना उस चीज को, फिर आप रिसीविंग एंड पे भी जाएंगे। ये नहीं को दुनिया ने इमरान खान ने कर्जा नहीं खा रखा कि इमरान खान जिसको जो मन करेगा बोलेगा और दुनिया कभी उसको जवाब नहीं देगी। मोदी जवाब नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ऑडियंस तो जवाब देगी ना। लेकिन मैंने ये महसूस किया और लोगों ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो इंडिया में खास सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं कि वो समझा जाता है कि लोग तो नहीं वो मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आपने मेरे से कुछ एक दूसरा क्वेश्चन पूछना था। हाँ नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, चले उसके बाद
कि कौन सी गवर्नमेंट पाकिस्तान में ऐसी लगी आपको जिससे आप लोगों को उम्मीद हुई कि अब कुछ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ? कोई ऐसा भी किया या हर किसी से शिकायत ही रही है? नहीं, देखिए शिकायत आपके यहाँ पे जो मतलब इमरान खान की इकलौती जो सिविलियन गवर्नमेंट है जिससे हिंदुस्तान में किसी को हो सकती है, बिकॉज एक मुनाफिक गवर्नमेंट है, हिपोक्रेट गवर्नमेंट है। बाकी किसी सिविलियन गवर्नमेंट से हिंदुस्तान में कभी किसी को शिकायत नहीं रही, बिकॉज उनके पास कभी ये अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान में है कि भाई इनके पास कोई पावर है नहीं, ये डिसीजन मेकर्स नहीं है। इंडिया में सबको पता है कि होगा वही जो पिंडी चाहती है, ठीक है, जो आपके यहाँ फौज जो चाहेगी वही होगा। तो नवाज शरीफ से या जरदारी से या बेनजीर से शिकायत करके कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। वो बेचारों को क्या दोष है, उनके हाथ में था क्या कि उन्होंने करना था। दूसरी चीज, इमरान खान की गवर्नमेंट में मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, ये जब भी रहेगी हिंदुस्तान से अमन नहीं होगा। और उसका रीजन ये है क्योंकि इमरान खान की अपनी खुद की कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो कोई जमीन से उठ के आया पॉलिटिशियन नहीं है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उसको ना पब्लिक सेंटिमेंट्स का पता है, ना उसको पॉलिसी मेकिंग का पता है। वो जिस तरह से अपने यहाँ अपना खुद का मुल्क चला रहा है, जिस तरह से उसने अपना खुद का बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान का, वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान रिलेशंस का भी बेड़ा गर्क उसी तरीके से कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ही इज कॉम्पिटेंट इनफ और ही इज यू नो विजनरी एनफ टू लुक इनटू द फ्यूचर कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप्स किस तरह से अच्छे हो सकते हैं। जो सीरियस स्टेप्स लेने होते हैं वो नहीं ले सकते, बिकॉज वो रबर स्टैंप है। जिन्होंने उसको लाया है उन्होंने जो कराना है वही उसने करना है, ठीक है। बाकी उसने उसके हाथ में क्या है। लेकिन आपके यहाँ भी तो आप लोग जैसे आपके जब भी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके खिलाफ तो आप लोग कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करता कोई। आपका मीडिया भी अगर कोई बात करता है और जैसे अगर कोई इस तरह का डिबेट हो रही हो जिसमें दोनों तरफ इंडियंस ही बैठे हो, तो अगर दूसरी तरफ जो उनके अपोजिट कोई बात करता है तो वो बुरी तरह से जो है उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आप लोग जो है वो अजीब जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ बदले की सियासत चल रही है कि जी कांग्रेस के पीछे पड़े होंगे और गांधी परिवार के पीछे पड़े होंगे, और उनको जो है अभी मैंने रिसेंटली सुना था घर वगैरह भी वापस ले रहे हैं सोनिया गांधी से शायद। तो इस तरह के आप लोग जबकि उन्होंने बोला भी था कि सरेंडर मोदी नाम हमने नहीं रखा था, सरेंडर मोदी नाम आपके यहाँ के लोगों ने रखा है मोदी जी का, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जी काफी आगे तक आ भी गया है चाइना और चाइना ने कब्जा भी कर लिया और आप लोगों ने सरेंडर भी कर दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके अपने लोग कह रहे हैं, ये आपके अपने पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। अब उस बात को आप लोग जाहिर है मानने को तैयार नहीं है। तो एक खास मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ तारीफें करता है गवर्नमेंट पे, आप लोग क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? अगर कुछ गलत हो तो अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करना तो अच्छी बात होती है गवर्नमेंट को खास तौर पे, ताकि वो अच्छा काम करे। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई भगवान के जैसे ऊपर से उतरे हुए अवतार तो नहीं है ना कि हर चीज ठीक कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ गलत हर गवर्नमेंट करती है। इमरान खान भी कर रहे होंगे लेकिन हर चीज गलत नहीं कर रहे होंगे, इसी तरह से कुछ सही भी कर रहे होंगे, लेकिन मोदी जी कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे जो आप लोग पॉइंट आउट करते हुए क्यों डरते हैं, घबराते क्यों हैं? नहीं, कौन घबराता है हिंदुस्तान में। तो देखिए वैसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को जितनी जितनी बातें कह दी जाती है वो तो मैं क्या ही बोलूं अब उस पर। और पहली बात तो सोनिया गांधी का घर नहीं लिया है, प्रियंका गांधी का घर लिया है। और प्रियंका गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। ओके। आप पॉलिटिशियन नहीं है तो आप एंटाइटल्ड नहीं है कि आप गवर्नमेंट के बंगले में रहें। आप अगर आप उस चीज को डिजर्व नहीं करती हैं, आप एक सिविलियन, मैं हूं एक सिविलियन, मैं एक सिविलियन हूँ, प्रियंका गांधी एक सिविलियन है। क्या मैं गवर्नमेंट के किसी भी बंगले में रह सकता हूँ? क्या मेरी कोई अथॉरिटी है? सही। नहीं है। तो भाई आप सबसे पहले तो आप ये बताइए ना कि आप 13 साल से उसमें बैठे कर क्या रही थी, 15 साल से? जाने किसने दिया, आप ठीक है, लोगों ने जाने क्यों दिया सबसे पहले तो? उनकी उनकी नहीं, उनकी हुकूमत थी कांग्रेस पार्टी की, भाई उन्होंने उनको रखा हुआ था मोदी सरकार ने। भाई देखिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी चीजें अवॉइड भी करती है कि जैसा आज उनको कह दिया निकलने के लिए, ठीक है, रखा किसी ने भी। आज गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप खाली करें, आप एंटाइटल्ड नहीं है इसके लिए। तो हो गया ना शुरू, आपने भी उनकी 10 साल वकालत के शुरू बाद कर दी याद है। आया आप लोगों को? 10 साल तक क्यों नहीं याद आया? 10 नहीं, मतलब 10 जो साल के, नरेंद्र मोदी साहब के 2 टेन्योर है उसमें उनको अब याद आया? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो ये सवाल आप किसी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बीजेपी को तो डिफेंड नहीं करूंगा यहाँ बैठ के। उन्होंने जब भी बोला, बट इशू ये है कि वो एंटाइटल्ड नहीं थी वहां रहने के लिए।
तो अगर वो एंटाइटल्ड नहीं थी तो उनको निकाल दिया। और जहां तक उनको सरेंडर मोदी की जो कहने की बात थी, तो देखिए, तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान के भी नेशनल असेंबली में नारे लगे थे कि डंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, ठीक है। तो जो सियासी बयानबाजी है, ठीक है, या ये जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज की जाती हैं अपने मुखालफिन के लिए, जो सियासी मुखालफिन होते हैं, तो इसके लिए तो आप उसको आप छोड़ देना, वो उस पर हम क्या डिस्कस करेंगे। अब इमरान खान को कोई डंकी राजा बोलता है, आप यार नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग नारे लगाते हैं, 25-25, 30-30 MP MNA एक साथ खड़े होकर के, तो अब मैं इमरान खान को तो डंकी राजा नहीं बोलूंगा ना, ठीक है। वो सूट नहीं करता आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डंकी राजा बोले, तो मैं नहीं बोलूंगा। तीसरी चीज ये है कि जहां तक बात है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, तो मैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करूंगा यहाँ बैठ के, बिकॉज मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आपकी फ्रेंड है निगत, आप निगत को बुला ले, निगत बैठ के डिफेंड करेंगी। मैं इंडिया की बात कर सकता हूँ, आपको अगर इंडिया के बारे में। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अब आगे का रास्ता क्या है, मतलब एज अ, मैं ये नहीं कह रही, मैं भी किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने या नहीं बैठी हुई, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इस चीज से, आगे कब निकलेंगे, या यही अगर या सिर्फ कश्मीर आप समझते हैं इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिस दिन कश्मीर का इशू खत्म हुआ सब ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊं, कश्मीर इशू सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। इंडिया के लिए कश्मीर कोई इशू नहीं है। इंडिया में जो कश्मीर को लेकर जो इशू था वो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अगर कश्मीर को लेकर कोई भी इशू है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर कश्मीर का इशू इंडिया में है, या इंडियन जो माइंडसेट है उसमें है, ठीक है। आप उससे एग्री कर सकती हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकती हैं, आप उसको अपोज भी कर सकती हैं, वो आपकी फ्रीडम है। तीसरी चीज ये है कि आप जब बोलते हैं इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि आप हाफिज सईद को जेल भेजें, मौलाना मसूद अजहर को जेल भेजे, उनके मुकदमे सही से चलाएं, उनको जो हकीकी सजाएं वो डिजर्व करते हैं, जो गुनाह उन्होंने किए हैं, जो सबूत हिंदुस्तान की हुकूमत ने आपकी गवर्नमेंट को दिए हैं, वो पेश किए जाएं अदालत में और उनके खिलाफ सजाएं हों। आपके यहाँ जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और दुनिया भर के ये जो सर्कस हाउसेज आपने खोल रखे हैं, ये सारे के सारे बंद किए जाए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये वो स्टेप्स है जिनके बिना कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। चाहे इमरान खान वजीर आजम बने, चाहे इमरान खान का पोता कासिम 200 साल बाद वजीर आजम बन जाए, ये इश्यूज वहीं रहेंगे इंडिया पाकिस्तान के। जब तक आप इन जो टेररिज्म जब तक बंद नहीं होता है पाकिस्तान से, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कोई भी बेहतरी की उम्मीद करना मतलब बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज हिंदुस्तान में मूड चेंज हो चुका है। अब ये घड़ी वापस नहीं जा सकती, ये आगे बढ़ चुकी है। एक टाइम था हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में ये एटीट्यूड था कि जब पुराने कंजर्वेटिव किस्म के जब पॉलिटिशियंस इंडिया में जब रूल किया करते थे कि चले ठीक है, दहशतगर्दी हो गई, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बातचीत करें, मामला को आगे बढ़ाएं, देखें, थोड़ा सुलझाएं। अब वो उस तरह के पॉलिटिशियंस इंडिया में, उस तरह की पॉलिटिक्स का ही एरा खत्म हो चुका है। इंडिया की पब्लिक जो है, अब वो उस तरह के जो बातें करने वाले, उस तरह की सोच रखने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, जो 5-5, 6-6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ठीक है। जो ये समझते थे कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, वो उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। तो हिंदुस्तान में जो मूड है ना, वो चेंज हो चुका है। वो जब तक ये जो बेबी स्टेप्स हैं, और मैं ये बता रहा हूँ ये बेबी स्टेप्स हैं, इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो बैन करना और इनको एक्चुअली में बैन करना और इनको एक्चुअली में डिसआर्म करना, तो तब तक ये नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती। ये तो मतलब आपका कहना है ना कि पाकिस्तान से टेररिज्म हो रही है। पाकिस्तान तो हमेशा यही कहा है तो कि आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों है? क्या आइसक्रीम बेचने के लिए गए हैं वहां पे? क्या करने के लिए गए हैं? जरा मुझे समझाएं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों डाला गया? पाकिस्तान तो फेस करता रहा है टेररिज्म। पाकिस्तान की गलती सिर्फ ये थी कि उसने अमेरिका का साथ दिया और उसकी वॉर में जो है हम कूद गए जाके बिला वजह, वो एक चीज है। लेकिन एक चीज लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि जो कश्मीर में अभी 2-4 दिन पहले एक वाकया हुआ था बड़ा अफसोसनाक, उन साहब को जो है गोली मारी गई थी, तो उसमें भी आपने पाकिस्तान को घसीट दिया, जबकि वहां बार बार बताया यही जा रहा है कि आपके यहाँ से ही, आपके ही जो थे, चाहे आपकी फौज थी चाहे आपकी पुलिस थी, किसी ने उनको गोली मारी थी, ऊपर बच्चे को बिठा दिया, पिक्चर्स बना दी, और फिर एक पिक्चर ऐसी भी आई थी जिसमें डेड बॉडी के ऊपर पांव रख के आपके जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो खड़े हुए थे।
जो कि एक बड़ी अजीब सी बात थी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। तो उसमें आप कैसे निकल पाएंगे इस चीज में से कि वो अगर बाकी सब चीजें नहीं भी मानते तो शायद हम कह देते कि हाँ कोई और बात होगी, लेकिन जब ये पिक्चर आ गई जिसमें डेड बॉडी पे खड़े हुए हैं तो फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे? कश्मीर में एक पुलिस ऑफिसर है इम्तियाज हुसैन, हमारे दोस्त हैं, बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट। आपको पता है कि पुलिस सर्विसेज में ईमानदार ऑफिसर्स बहुत कम होते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही। तो हाँ, बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वहाँ पे एसएसपी हैं कश्मीर में। उन्होंने ट्वीट करा था जिस दिन ये वाकया हुआ था, ठीक है, और उन्होंने ट्वीट करा और उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने ये बताया कि 2001 में गालबन उनके घर में उनके अंकल का और उनके कजिन का मर्डर हुआ था, टेररिस्ट ने मारा था, और उनके घर पे आकर के 15-20 लोगों ने इमीडिएटली उनके ऊपर प्रेशर डाला कि तुम ये बोलो जाकर के बाहर, पूरी फैमिली के ऊपर प्रेशर डाला कि जाके बाहर ये बोलो कि ये फौज ने मारे हैं, ठीक है, जबकि उनकी मौत हुई थी बिकॉज टेररिस्ट ने उनको क्रॉस फायर में मारा था। और उन्होंने जाकर के ये प्रेशर डाला उनके ऊपर कि आप जाकर के की फैमिली के ऊपर क्या बोलो कि ये फौज ने मारा है। तो कश्मीर जो है ना ये और उन्होंने लास्ट में जो अपने ट्वीट के नीचे लास्ट में उन्होंने ये लिखा कि दिस इज कश्मीर वेयर इवन डेड बॉडी सेल, ठीक है, कश्मीर में हमारे यहाँ लाशें भी बिकती हैं। तो ये जो आप कह रही है ना, अब मैं उस शख्स के बारे में मैं क्या बात करूं, ये मैंने आपको ये ट्वीट इसलिए कोट किया बिकॉज वो खुद कश्मीरी हैं, वो खुद कश्मीर में सर्व करते हैं, कि ईमानदार ऑफिसर है। और इवन आप कश्मीर में चले जाएं, आप किसी भी वो कश्मीरी आपको अगर आपके अपने खुद के नजरिए का होगा तो भी वो इम्तियाज हुसैन के ऊपर या उसकी ईमानदारी के ऊपर शक नहीं कर सकता, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कश्मीर का जो माहौल है, कश्मीर में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो बहुत सारी चीजें इस तरह से करती हैं। आपको पता है जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में बहुत सारी पावर्स होती हैं जो ऑपरेट करती हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलता है वहां पे, ठीक है। आपके यहाँ अपने मुल्क में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, ठीक है, और आपको भी पता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जो जो खबरें आती हैं, जो चीजें आती हैं, वो सारी की सारी सच नहीं होती हैं, ठीक है। दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन होते हैं वहां पे इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पे प्रो गवर्नमेंट भी एलिमेंट्स होते हैं, एंटी गवर्नमेंट भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर टाइम स्ट्रॉन्ग ज्यादा इसलिए हो जाते हैं बिकॉज वो प्रोपेगेंडा पे ही सर्वाइव करते हैं। जब वो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड जब चीजें नहीं एग्जीक्यूट कर पाते तो फिर वो प्रोपेगेंडा पे फोकस करते हैं, वो ज्यादा एम्फेसिस प्रोपेगेंडा पे देते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है कि उनको एक ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, और उसमें उतना ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता, उतना पैसा भी नहीं लगता, उतना मैन पावर भी नहीं लगता है। तो ये बेसिकली बात है। और जहां तक आपने बात की कि कश्मीर में वो फोटोग्राफ की कश्मीर से वो फोटोग्राफ आई, तो आपने देखा होगा इस तरह की बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, वो आती रहती हैं। वो फोटोग्राफ उस इवेंट में बशीर अहमद की लाश के ऊपर कोई पाँव रख के खड़ा है, ये बात गलत है, ये फेक न्यूज है, ठीक है। ये पाकिस्तान से ये चीज कही जा रही है कि वो लाश पे ऊपर जो पैर रख के फौजी खड़ा है वो एक टेररिस्ट, वो पुरानी फोटो है जो कि एक टेररिस्ट की लाश पे पैर रख के खड़ा था। और इस तरह की बहुत सारी फोटोज है इंडिया में, टेररिस्ट की लाश के ऊपर पैर रख के खड़े होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत बात है कि अगर कोई दहशतगर्द है। वो अभी रिसेंटली पिक्चर थी, वो भी बिल्कुल नई पिक्चर है अभी जो। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिसेंट नहीं है, कोई बहुत पुरानी फोटो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो रिसेंट ही फोटो है, बट वो एक टेररिस्ट की फोटो है, वो बशीर अहमद की फोटो नहीं है, बशीर अहमद की फोटो नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच वैभव जी कि आपने ज्वाइन किया, सो काइंड ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम कुछ बेहतर। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं भूल गया था। ये इमरान खान ने अभी आपके यहाँ पे नेशनल असेंबली में बयान दिया था कि पहले तो वो ये कह रहे थे कि -1 हो ही नहीं सकता, मैं तो आया हूँ तो मैं तो अपनी टर्म पूरी करके जाऊंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं तो वोट लेके आया हूँ, मैं इस्तीफा क्यों दूं। अब अभी उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़ा कह दिया कि चलो अगर -1 हो भी गया, यानी इमरान खान चला भी गया, तो जो कोई दूसरा आएगा वो भी इनको नहीं छोड़ेगा, यानी ऑपोजिशन वालों को। तो यानी कि क्या आपके यहाँ पे इमरान खान साहब को ये मैसेज मतलब मिल गया है कि अब हम रहने वाले ज्यादा दिन नहीं है? देखें, रहने वाला तो कोई भी नहीं होता, पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो,
कुर्सी तो सभी की जाती है और पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी ने 5 साल मुकम्मल किए हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो अच्छा ना हो, लोगों के लिए जैसा भी हो। इसी तरह से इमरान खान का भी है, कोई भी पक्का तो आया नहीं होता। और हाँ, इनको नहीं छोड़े थे, मतलब मेरा ख्याल है उन लोगों ने जिन्होंने करप्शन की है, और ऐसे लोग तो इमरान खान की अपनी पार्टी में भी मौजूद हैं। और क्योंकि वो दूसरी पार्टी से सब आके इनके पास जमा हुए थे अपनी पार्टी के, तो बहुत कम लोग हैं जो शुरू से 26 साल से वो इनके साथ में, से तो बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग वही हैं जो नून लीग से और पीपल्स पार्टी से इनके पास हैं। तो अगर ठीक तरह से करप्शन के ऊपर काम होगा, चाहे वो असेंबली में बैठे हों चाहे असेंबली से बाहर हो, छोड़ा तो जाहिर है कोई नहीं जाएगा, शायद उन्होंने उस रेफरेंस में कहा हो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में एज अ जर्नलिस्ट मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी 5 साल मुकम्मल कर पाता है। थोड़ी देर पहले ही कुर्सी हिलनी शुरू हो जाती है, तो हो सकता है उनको भी ऐसा लगा। अच्छा, तो मतलब हम ये मान के चलें कि ये भी 5 साल पूरा हो सकता है नहीं करें, बिकॉज ये सुर बदले बदले से कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है हमें। देखे ना, अब मुझे, मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है कर भी जाए, लेकिन चांसेस कम इसलिए हैं कि इन्होंने जितने वादे किए थे एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, मैं समझती हूँ कि जो इन्होंने वादे किए थे, जो ख्वाब ये दिखा कर आए थे लोगों को, उसमें से ये कुछ भी पूरा नहीं कर पाए हैं। परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। और एज अ इंडिविजुअल अगर कोई काम किया हो इमरान खान ने पॉलिटिशियन बनने से पहले या प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, चाहे वो हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो या इस तरह के काम हो, तो वो कर गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद के जो काम होते हैं ना, जिसमें आपकी टीम वर्क ज्यादा नजर आता है, उसमें काफी हद तक वो, जिसे कहते हैं, फेलियर ही उनको देखना पड़ा है हर चीज में, जो कि कोई कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको मालूम है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट काफी पुअर परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, इनके एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि ये लास्ट इनके जो काफी प्रो इमरान खान, जो आपके यहाँ मीडिया में बहुत फेमस एंकर्स, जर्नलिस्ट और पैनलिस्ट रहे, जैसे 2-3 नाम से मैं ले लेता हूँ, जैसे इरशाद भट्टी हो गए, साबिर शाकिर हो गए, उनके साथ वो कोई चौधरी हुसैन करके आते हैं, काफी वेटरन जर्नलिस्ट हैं, वो हो गए। मतलब ये बहुत ज्यादा प्रो इमरान खान, इवन हसन निसार साहब वो बहुत प्रो इमरान खान थे। अब मैं देख रहा हूँ आजकल ये सारे के सारे जो है एंटी इमरान खान स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंटी पीटीआई गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो क्या ये चीज ये एस्टैब्लिश नहीं कर रही है कि इनका वक्त पूरा हो चुका है? नहीं देखें, वो तो मालूम नहीं कि इनका वक्त पूरा हुआ है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि 2 साल कंप्लीट हो गए हैं इनको, और इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में। खासतौर पे जो जब ये कोरोना वायरस का जो था सिलसिला, उसमें भी ये कभी कहते थे लॉकडाउन है, कभी कहते थे लॉकडाउन नहीं है, इसी तरह की बात चल रही थी। तो इनकी परफॉर्मेंस तो इनकी किसी को भी पसंद नहीं आई। तो जाहिर है जो लोग उस वक्त इनको, जिन्होंने वोट डाला था, जिन्होंने इनके हक में नारे लगाए थे, वो सब इस वक्त पीछे हट चुके हैं। अब हसन निसार तो आप अगर उनका कोई एक आध वीडियो उनकी अवेलेबल है, मेरा ख्याल है उन्होंने बोल टीवी पे किया था, उसमें तो वो अपने आप को पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल रहे हसन साहब। वो तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकती उन्होंने क्या कहा, लेकिन हसन साहब को आप जानते हैं, उनकी जिस जिस तरह से वो बात करते हैं, तो वो अपने आप को ही बुरा भला कह रहे थे कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने इस तरह से सपोर्ट किया। लेकिन वही बात है कि ये टीम वर्क नहीं हो पा रहा है इमरान खान साहब से। उनकी टीम जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। आपका अच्छा, और फ्रेम आपका फ्रीज हो गया। अच्छा, तो मतलब हम वो कुछ ना, उनकी टीम कुछ नहीं कर पा रही, तो वो इमरान खान साहब खुद क्या कर पा रहे हैं, जरा इसके बारे में कुछ आप रोशनी देखिए ना, जो हुकूमत चलती है, पहले तो आप अपना पहले फ्रेम सही कर ले, आपका फ्रीज हो गया। लेकिन देखिए ना, जो गवर्नमेंट होती है वो कोई इंडिविजुअल का काम तो नहीं होता है, वो तो पूरी टीम होती है कि जी आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, आपका बाकी मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। अगर वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो अपने आप ही फेल हो जाएगा। उसको अकेले तो वो कोई जादूगर तो है नहीं कि सारा काम वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। हाँ, उन्होंने हुकूमत बनानी थी, वो उन्होंने बना ली, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन अब जो 22 साल उन्होंने बकौल उनके, उन्होंने जो जद्दोजहद की थी, 22 साल जो वो कोशिश करते रहते, तो वो 22 साल के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो 22 महीने भी उनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई। हर चीज उनके गले पड़ गई है, जिसमें वो भी है, मेट्रो जो पेशावर में बन रही है, बीआरटी, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा ताना बन गया है। और इसी तरह की कई शोबे आपको मालूम होगा, हर जगह खबरें आती रहती हैं, छपता रहता है।
तो तकरीबन हर जगह पे जो है वो फेलियर ही फेलियर उनको देखने को मिला है, और उसमें मेरे ख्याल है उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। तो जाहिर है जब इस तरह से चलेंगे तो या तो इसी तरीके से वो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी ना चल रही हो तो बोलते हैं धक्का स्टार्ट गाड़ी, तो या तो इसी तरीके से धक्का स्टार्ट गाड़ी जो है ये आगे तक जाएगी और 5 साल कंप्लीट करेंगे, और नहीं तो फिर यही होगा कि बीच में रोक के और गाड़ी में दूसरा ड्राइवर बिठा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक